Hi everyone, hello, how are you all? This is CA चैतन्य जैन. वेलकम टू द चैनल. आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस पेपर नंबर 6 फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड दैट टू फॉर May 21 अटेम्प्ट. इस वीडियो के अंदर आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स, कुछ ऐसे अपडेट्स, कुछ ऐसे एडिशंस जो ICAI ने इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मटेरियल्स में किए हैं. और सभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा स्टडी मटेरियल रिफर करना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या हट चुका है, क्या अपडेट हुआ है. इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करना चाहिए. बिफोर द एग्जामिनेशन May 21 अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंस्टीट्यूट वहां से क्वेश्चंस पूछ सकती है, इसलिए उनको भी मैं यहां पर आज डिस्कस करने वाला हूं. सो चलिए, आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट. लेट्स स्टार्ट. Now let's start. But before starting the video and the content, I want to again specify this कि ये वीडियो हमने CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए बनाया है. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ वो मैंने कहाँ से गैदर की. रिलेवेंट फॉर May 21 अटेम्प्ट, यस ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन पूरी मैंने कंपाइल करी है जो इंस्टीट्यूट ने एकेडमिक अपडेट ICAI ने प्रोवाइड करी है. एकेडमिक अपडेट क्यों करी है, कब की थी, चेंजेस क्या हुए, मैं डिस्कस करने वाला हूं. RTP फॉर May 21 अटेम्प्ट, यस. अमेंडमेंट्स इन जनरल जो सब जगह डिस्कस किए गए हैं, एंड ओल्ड वर्सेस न्यू स्टडी मटेरियल जो ICAI ने दिया है. सो थोड़ी सी एक स्टोरी है जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी है, बट उससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. स्टडी मटेरियल में कुछ चेंजेस हुए हैं सर, क्या करना है, कौन सी स्टडी मटेरियल से पढ़े, नए में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है. सी, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इस बार इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल अपडेट किया है उसमें इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छा बनाया है, आपके एक्सप्लेनेशंस के लिए बहुत इजी किया है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस उन्होंने वहां पर मेंशन किए हैं. सर इतने ही चेंजेस है क्या? यस. उन्होंने कुछ नए एग्जांपल्स वहां पर ऐड करे हैं, कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स, टेबल्स ऐड किए हैं, डिस्क्रिप्शन बढ़ाया है, आपको समझने में आसानी हो वो एडिशंस किए हैं. उसके अलावा कोई भी बड़े चेंजेस नहीं है. इन शॉर्ट कंक्लूजन है, नो बिग चेंजेस. यस, दैट्स फॉर श्योर. इस वीडियो में हम क्या करेंगे आज? कारो CARO. और सर सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम परेशान हो चुके हैं सर, क्या करें, अभी भी कंफ्यूजन है बहुत सारा. 2016 और 2020 के बीच में क्या करें. दूसरा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. आपको मालूम है एसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 60-70% आपका पेपर इन्हीं से बनता है. उनसे रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं कुछ टॉपिक्स के अंदर जो ऑलरेडी जिन बच्चों ने नए मॉड्यूल से पढ़ाई की है. अभी अनअकैडमी पे मैं लेक्चर ले रहा हूं, एंड बाय द वे प्लीज इन सभी चीजों के डिटेल्ड लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो मैं अनअकैडमी पे करंटली ऑडिटिंग एंड लॉ दोनों के लेक्चर्स ले रहा हूं. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर हम डिटेल्ड में May 21 अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. सो आप प्लीज डू चेकआउट, वहां भी आप जाके चेक करिएगा, और मेरा कोड है चैतन्य 10, वो यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे. ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक. सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, देखना ही देखना है आपको. माइनर चेंजेस है बट इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. थर्ड पॉइंट, सर कुछ चैप्टर्स में कुछ चेंजेस किए गए. चैप्टर्स में कुछ चेंजेस किए गए सर, वो हम यहाँ पर देखेंगे. बहुत ही मामूली पॉइंट्स है, 1-2 पॉइंट्स है. और पेनल्टीज, ये पेनल्टीज ऐसी है जो हम मिस नहीं कर सकते. मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ये पेनल्टीज पढ़ के जाए. उसको कुछ भी नाम दीजिए, अमेंडमेंट्स, अपडेट, कुछ भी नाम दीजिए, आप उनको मिस नहीं कर सकते. ठीक है, सो चलिए फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले चालू करते हैं. कारो 2016 या 2020? सर दिमाग खराब हो गया है, कौन सा एप्लीकेबल है बता दीजिए. छोटी सी स्टोरी है, उस बात को आप समझ लीजिए. इंस्टीट्यूट ने 2020 कारो को निकाला. उन्होंने कहा कि चलो सभी अटेम्प्ट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं. सो 2 चैप्टर्स है जहां पर कारो को मेंशन किया जाता है, राइट? आपको भी मालूम है, बता देता हूं जिनको नहीं मालूम है. चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10. ये दोनों चैप्टर्स मींस द कंपनी ऑडिट और फ्रॉड, इन दोनों ही चैप्टर्स में कारो को मेंशन किया गया है. तो इंस्टीट्यूट ने सोचा कि इन दोनों को अपडेट करने के लिए एकेडमिक अपडेट डाल देते हैं. अगेन दे केम बैक टू द ओरिजिनल थिंग. ये था कि 2016 ही अप्लाई होना है. सो अभी करंटली आप अगर एकेडमिक अपडेट जाके देखेंगे तो वहां पर चैप्टर नंबर 5 और 10 आपको दिखेगा, बट दोनों में ही आपको जो कारो मिलेगा वो 2016 ही मिलने वाला है, 2020 नहीं मिलेगा.
ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, बट फाइनल ये है आपके अटेम्प्ट के लिए कारो 2016 ही आपको एप्लीकेबल है, 2020 आपको नहीं पढ़ना है। पूरे सिलेबस में अगर कहीं भी चेंजेस आपको दिखेंगे वो कारो के ही चेंजेस होंगे, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। 5th और 10th में जो भी रेफरेंसेस मिलेंगे 2016 के मिलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। चलिए अब मुझे डिस्कशन चालू करना है कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स का। इन स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस से मतलब यह है कि लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, कुछ टॉपिक को आगे पीछे कर दिया गया है। तो जिन्होंने मुझसे या नए सिलेबस को पढ़ा है, नए मॉड्यूल को पढ़ा है, नए एडिशन से पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं बेटा, बिल्कुल भी अमेंडमेंट्स के ऊपर ध्यान मत देना। जिन्होंने पुराना पढ़ रखा है उनको मैं बोल रहा हूं कि इन बातों पर आप ध्यान दीजिए। और ये स्टैंडर्ड्स के ऐसे पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इनको आगे पीछे किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, पहला SA 230 जिसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, करेक्ट। ओके, सो ये सभी चीजें मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा वेरी ब्रीफली, बट आपको बताना जरूरी है। उसके बाद में SA 300 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिगार्डिंग कंडक्ट की ऑडिट करना कैसे है स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसके ऊपर SA 300 है, करेक्ट। हमने बहुत अच्छे से डिटेलिंग करी है जब मैं लेक्चर्स लेता हूं, ये वीडियो में हम इतना डिटेलिंग नहीं करेंगे। उसके बाद में SA 501 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। एंड फाइनली उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड्स और है छोटे छोटे। 520 के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर एक टॉपिक बहुत अच्छा ऐड किया गया है, रीजनेबलनेस टेस्ट। 530 में किया गया है ऑडिट सैंपलिंग में सैंपलिंग यूनिट। एंड 580 में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में किया गया है फॉर्म्स एंड डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये सभी टॉपिक्स को हम स्लोली एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं 230 के अंदर फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, करेक्ट। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन SA 230 के अंदर कवर किया गया है, करेक्ट। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो एविडेंस नहीं होगा। जो भी आपने काम किया है वो कैसे पता करेंगे कि आपने जो काम किया है वो बराबर किया, करेक्ट ना। तो सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी सब चीजें हमको डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। क्वेश्चन ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं ये कैसे होने चाहिए। मीन सर आप इसकी बात कर रहे हैं फॉर्म, उनके अंदर क्या क्या कॉन्टेंट होना चाहिए, कॉन्टेंट, और एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक जाके हमको उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना है, करेक्ट। तो एक एक पॉइंट हम स्लोली कवर करेंगे। काम तो ऐसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, ऑडिट फाइल, ठीक है, जिसे हम समरी बोलते हैं, करेक्ट। वो ऑडिट फाइल जो बनेगी ना वो ऐसी होनी चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर ना भी हो, कोई नया बंदा आए ऑडिट करने के लिए, करेक्ट ना, तो भी उसको समझ में आ जाए। मींस अगर उसका कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं भी है तो कोई एक्सपीरियंस ऑडिटर अगर आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देखे तो उसको सब चीजें समझ में आ जानी चाहिए। सर कैसे, काम क्या किया है, ऑडिट प्रोसीजर, क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करें और उनके रिजल्ट्स क्या है, और ऐसे क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, उन्होंने क्या जजमेंट यूज किया है और उससे क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं। दैट्स इट, बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या काम किया, ऑडिट प्रोसीजर्स, उससे क्या ऑडिट एविडेंसेस निकाले आपने, आपका कंक्लूजन क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, और क्या जजमेंट आपने एज एन ऑडिटर यूज किया है, करेक्ट। नाउ NET मींस नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग, जिसको NET बोलते हैं हम, ठीक है। सो जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स किए हैं तो ऑडिटर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या काम किया है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या काम किया है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली सर बिल्कुल बताना पड़ेगा। अगर हमारी ये फाइल है, ये हमारे रोज है और ये कॉलम्स है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर किस एरिया के ऊपर परफॉर्म किया है, किस डेट को किया है, अरे किसने परफॉर्म किया है, आर्टिकल ने काम किया है, किसी पार्टनर ने किया है, क्या किया है सर, फाइनली उसका रिव्यू भी किसने किया है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो सर बड़ी बेसिक बातें आप कर रहे हो, बेसिक बातें कि पहले तो स्पेसिफिक आइटम पहचानो, स्पेसिफिक आइटम कि जिसका आप फिक्स एसेट का कर रहे हो, करंट एसेट का कर रहे हो, लायबिलिटी का कर रहे हो, किसका कर रहे हो आप वो समझो, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानो, किसने परफॉर्म किया है, किसने उसका रिव्यू किया है, किस डेट पर काम हुआ था, कब रिव्यू हुआ है, कब काम खत्म हुआ था। ये सब बातें आपको फॉर्म के अंदर याद रखनी होगी, ठीक है, ओके। सो कंटेंट में और क्या बातें आएगी, फॉर्म की बात करिए, कंटेंट और एक्सटेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। सर जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है, मींस ऐसे डिस्कशंस है जो आपने किए हैं गवर्नमेंट के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, वो क्या थे, किसके साथ किए थे, सर किस टॉपिक पे आपने डिस्कशन किया है,
क्या उन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है आपको, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट, अगर कुछ पेपर दिया है, कुछ फिगर्स दिए हैं, तो उसका भी प्रिंट आउट लेके डॉक्यूमेंट निकाल के अपनी फाइल में लगा लेना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने देखी, अगर वो इनकंसिस्टेंट लगती है, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है और उसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो दोनों अगर मैच नहीं होते हैं, तो सर हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऑडिटर को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। मीन सर ऑडिटर की एक्सटेंट ये है कि इनकंसिस्टेंसी अगर दिखी तो काम खत्म, रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, मैनेजमेंट से पूछ लो यार हमारा ये कंक्लूजन निकला है, हमको गड़बड़ लग रही है, आपके फिक्स एसेट बराबर नहीं है, तो पूछो और उस बात को सॉल्व करिए, ठीक है। ओके, सो ये हमने देख लिया कि फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंट, इससे रिलेटेड हमने यहां पर बात कर ली है, करेक्ट, ठीक है। सर 230 में और किन्हीं चीजों का ध्यान रखना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में? यस, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स। सर डेफिनेशन दिखाएंगे? नहीं, सिर्फ बोलूंगा। सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स मींस ऐसे डॉक्यूमेंट्स जहां पर काम आपने किया है तो वो रिपीटेटिव नेचर के हो चुके हैं। मींस आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया, उसमें चेंजेस हो गए, वापिस से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस आपने बनाया, दो कॉपीज हो गई है, तो पुराना जो कॉपी आपने इकट्ठी करी थी उसको डिस्कार्ड कर देना, उसको निकाल देना, फाइल को बड़ा मत बनाते जाना। सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स इसका मतलब होता है, ये वर्ड ऐड किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स को भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट माना गया है कि उनको निकाल दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, रिपीटेशन मत कीजिए बार बार एक ही चीज का, फाइल को बड़ा मत कीजिए। नाउ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस के लिए क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आप यूज कर रहे हो? यस 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 यस, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब सर तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी रिलायबिलिटी और उसकी रेलेवेंस आपको देखनी पड़ेगी। आप अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो आप इंटरनेट से यूज कर रहे हैं, आपने कुछ उस इंफॉर्मेशन को आपने यूज किया, कंपनी को गूगल किया, कुछ इंफॉर्मेशन मिली शेयर होल्डर्स का, कुछ चार्जेस आपको पता करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कितना हुआ इस कंपनी के खिलाफ में, आपने एमसीए की वेबसाइट से अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन निकाला है, तो सर रिलायबिलिटी और रिलेवेंस उस इंफॉर्मेशन का अगर आप ऑडिट एविडेंस जैसे यूज करना चाहते हो तो प्लीज आप उसको ध्यान से देख लेना। अनदर पॉइंट, अगर आप किसी एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो एज एन ऑडिट एविडेंस, मीन सर आपकी कंपनी है, लेट्स से वो ऑयल इंडस्ट्री में है, ऑयल इंडस्ट्री का आपको नॉलेज नहीं है कि ऑयल कैसे बनता है, प्रोसेस होता है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपने किसी एक्सपर्ट से उसकी कॉस्टिंग का कोई डेटा आपने तैयार करवाया है, ठीक है। तो वो जो भी एक्सपर्ट आपको काम करके देगा, जो डॉक्यूमेंट देगा, उसको ऑडिट एविडेंस जैसे आप यूज करना चाह रहे हो, कैसे रिलाय करें? सर इसका तरीका है, आपने लेक्चर्स में हमको पढ़ाया है, कोमा मतलब सर एक्सपर्ट की अगर नहीं मानेंगे तो हम कोमा में चले जाएंगे। मीन सर हमको उसकी कैपेबिलिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सर उसके अंदर कॉम्पिटेंस है कि नहीं है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, सर ऑब्जेक्टिविटी, किस ऑब्जेक्टिविटी के साथ में वो काम कर रहा है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सर एमए मतलब होता है मेथड एंड अजम्पशंस। सर उसने क्या अजम्पशंस यूज करे हैं, उसकी क्या मेथडोलॉजी है, हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सब चीजें आप देखोगे तो एक्सपर्ट के काम पे आप रिलाय कर सकते हो। सर इसके साथ में उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, इंडस्ट्री का नॉलेज, अरे एक्सपर्ट बोल रहा है अपने आपको, क्या कोई बुक्स लिखी है, क्या कोई आर्टिकल्स लिखे हैं, क्या कुछ पब्लिश हुआ है क्या उसके नाम पे, ये सब चीजें अरे डिस्कशन करो, उससे जाके बात करो, तब जाके मालूम चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट ने दी है वो हम ऑडिट एविडेंस में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा, ये आएगा। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा आगे पीछे भी किया, लैंग्वेज भी चेंज करी है, ये आएगा, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। चलिए, सो ये दो डिस्कशन हमने कर लिए। आई थिंक ऐसे 230 हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। आगे ऐसे 300 पे चलते हैं। इसी तरीके से मैं डिस्कशन करने वाला हूं सभी एसेस के ऊपर, जो जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और जहां पर चेंजेस हुए हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलिए, ऐसे 300 का मैंने आपको नाम ऐसे याद करवाया है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, IA इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार वो ऑडिट करे स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। सो आपने हमको ये समझाया है ऑलरेडी कि जब भी हम प्लानिंग की बात करेंगे, मतलब कि 300 ऐसे की बात करेंगे, तो 300 ऐसे अगर प्लान वर्ड आएगा तो साथ में सर ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी आएगा। स्ट्रेटेजी के बिना प्लान नहीं है, प्लान के बिना स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बात आपने हमको समझा दी है। दोनों के बीच में इंटर रिलेटेड है, दोनों सिक्वेंशियल रिलेशनशिप नहीं है, एक आगे आता है एक पीछे आता है, एक पीछे आता है आगे आता है, ऐसा नहीं है। ओके, तो सर टॉपिक यही है, ऐसे 300 बोल रहा है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को
हम जब बनाएंगे तो स्टेब्लिश करेंगे तो क्या क्या बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम उस स्ट्रेटेजी को स्टेब्लिश करेंगे, बनाएंगे, तो ऐसे कौन से मैटर्स है जो हमको कंसिडर करने होंगे। नाउ जैसे कि मैंने पहले बोला था, जब हम डिटेल्ड लेक्चर्स जैसे मैंने अनअकैडमी पे लिए हैं, आपको लिंक नीचे में पेस्ट करने वाला हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने वहां पर स्टोरीज बनाई है। मैं एक वीडियो बना के डालने वाला हूं स्टैंडर्ड से रिलेटेड स्टोरीज के ऊपर, कि स्टोरी फॉर्म में सारे स्टैंडर्ड्स को कैसे याद करना है। उसी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है जो हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। हमारी 200 की जो पूरी सीरीज चलती है, वो मैंने एक इंगेजमेंट की स्टोरी के ऊपर पूरा यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। कि इंगेजमेंट हुई तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कि अगर आपकी इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। किस चीज की सर? हम जितने व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, हमारे फियांसे से बातें कर रहे हैं, जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन है सर, उन सब चीज़ों के बारे में सर हमको बिल्कुल सर क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। करेक्ट। और सर फ्रॉड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया के अंदर लॉ आ चुका है कि अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया तो जो भी लोग एक साथ गड़बड़ करेंगे, एक साथ, वो सब के सब जेल जा सकते हैं। इस तरीके से हमने 200 सीरीज पूरी याद की है हमारे लेक्चर्स के अंदर नॉर्मल तरीके से। एंड आफ्टर दैट 300 सीरीज के लिए भी हमने एक स्टोरी बनाई है, मैं पूरी यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता, बट इट वॉज रिलेटेड टू पार्टी। नाउ उसी के कंटिन्यूएशन में ये पूरा आगे की स्टोरी भी चलने वाली है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बैकड्रॉप दिया कि क्या क्या हम बातें कर चुके हैं। देखिए क्या हो रहा है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हमको तैयार करनी है, तो कैसे करें। तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली है, 4 पॉइंट्स उन्होंने वहां पर दिए हैं कि पहले इंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो, आइडेंटिफाई करिए आप कि आप जो इंगेजमेंट कर रहे हैं, जो आप ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो कैसा ऑडिट है, किस चीज के बारे में है, कौन सी इंडस्ट्री है, उन सभी बातों को समझिए आप। और फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, मींस टाइमिंग, नेचर, ऑब्वियसली क्या कम्युनिकेशन है, टाइमिंग क्या था आपको ऑडिट का, इंटरिम है, फाइनल ऑडिट है, क्या है, ऑब्जेक्टिव आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है सर। उसके अलावा ऐसी कोई चीजें, जितना भी आपको नॉलेज यहां पर मिला है इंगेजमेंट करते टाइम, आपने जो भी एक्टिविटीज की है, सिग्निफिकेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ऑडिट टीम को बताना पड़ेगा, उनको गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। एंड एट लास्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसके बारे में, आपकी रिसोर्सेस के बारे में। सर ये चारों पॉइंट को आपने कैसे याद किया? ऐसे याद किया हमने कि आईसी, मैं जब पार्टी में गया तो मैंने देखा मेरा फ्रेंड रॉबिन मुझको मिला, ठीक है। पहले थोड़ा सा फैट हुआ करता था, जब मैंने उसको नेट पे देखा था, बहुत पुराने पिक्चर्स, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने इसको एक सिंपल तरीके से बात किया था, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू ऑडिट टीम, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज वगैरह सारी चीजें, एंड एनिटी ऑफ रिसोर्सेस। इन चारों चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। पहले भी कोर्स में ये थी, बट इंस्टीट्यूट ने अब इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग किया है। जैसे इंगेजमेंट की जब वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इंगेजमेंट समझना है ना, तो सिंपल सी बात है, आप ये समझेंगे, क्या समझेंगे कि कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, आपका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट, ऑडिट क्या कवर करेगा, अरे जो आपका बिजनेस का सेगमेंट है उसका नेचर क्या है, टाटा है, अगर टाटा मोटर्स का आप ऑडिट कर रहे हैं, समझेंगे ना, टाटा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उसके अंदर टाटा मोटर्स का आप ऑडिट कर रहे हैं, टीसीएस का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, सेगमेंट को समझना पड़ेगा। आपकी रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज में है कि भाई साहब आपको मालूम है कि यार यहाँ पर तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही बहुत सारे हैं, तो हमको वहां भी रिपोर्ट करना पड़ेगा उस तरीके से, कंसोलिडेशन है कि स्टैंडर्ड लोन है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इंटरनल ऑडिटर्स का काम आप यूज करेंगे, अरे आईटी का क्या इफेक्ट है, जो डेटा आपको मिल रहा है, अवेलेबल किया जा रहा है, वो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, सर इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CAAT कैट बराबर। तो सर वो बराबर सिस्टम है, क्या रिलायबिलिटी है, हम रिलाय हो सकते हैं उनके ऊपर, एंड क्लाइंट किस तरीके से मुझे डेटा उनके पर्सनल यानी कि उनके स्टाफ के थ्रू अवेलेबल करवा रहा है। इस तरीके से आप इंगेजमेंट को समझिए। ऑब्जेक्टिव को रिपोर्ट करना है ना, तो टाइम टेबल बनाओ, इंटरिम है कि फाइनल स्टेजेस है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करिए ऑडिट के लिए, मैनेजमेंट के साथ में बातचीत कीजिए, उनके साथ में डिस्कशन कीजिए। किस चीज का डिस्कशन करोगे मैनेजमेंट के साथ में? हाँ सर बहुत सारी चीजें ऑडिटर बात करता है, तो कुछ ओरली होती है, बट ओरली से अच्छा तो रिलायबिलिटी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर किसका रहता है, ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंटेड यानी रिटर्न फॉर्म में होता है। तो जब हम मैनेजमेंट से डिस्कशन करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, मैनेजमेंट लेटर्स लेंगे, ऑडिट रिपोर्ट पे बात करेंगे, रिटर्न और ओरल दोनों तरीके से ले सकते हैं। और कम्युनिकेशन जो भी हुआ, S2
स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, दूसरे टीम मेंबर्स के साथ में मैंने जो डिस्कशन किया वो भी वहां पर सर मिनट्स बनेंगे और हम रिकॉर्ड करेंगे और हमारी फाइल में लगाएंगे। थर्ड पार्टीज के साथ में अगर कुछ किया है तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिविटी। थर्ड पॉइंट सर, यहां पर आपने ऑडिट टीम का ऐड किया था, फैट बनाया था आपने, फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑडिट टीम, यानी कि उनको जो आपको चीजें बतानी है, नॉलेज जो आपने पुराने कामों से आपकी ऑडिट टीम ने गेन किया है, पुराने ऑडिट्स कर करके। ठीक है, तो सर ये तो जरूरी है ना। जैसे सर मटेरियलिटी, ऐसे एरियाज जहां पर रिस्क ज्यादा है। सर सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां पर आने वाले, मटेरियलिटी आएगा, रिस्क आएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, हाँ उनका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओवरऑल। हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, टीम को बार बार बोला जाएगा इन फैक्टर्स का ध्यान रखना, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, माइंड खुला होना चाहिए। अरे इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस देख लेना, इंटरनल कंट्रोल के लिए जो मैनेजमेंट ने डीआईएम किया है, यानी कि डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस क्या है, वो बराबर है क्या, इन प्लेस है क्या, सिस्टम बराबर है क्या, वो देखना। और कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन उसे समझ में आएगा, इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग कितनी करनी है। इसके अलावा और कैसे सर फैक्टर्स हमारी टीम को बताने पड़ेंगे। अरे देखो उनका बिजनेस कैसा है, मीन सर क्या बिजनेस में चेंजेस हुए हैं, क्या कोई नया आईटी का सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है, कोई नई बिजनेस प्रोसेस चालू करी है, की मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, कोई एक्विजिशन या मर्जर हुआ है क्या, तो बिजनेस का डेवलपमेंट तो देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री में कुछ डेवलपमेंट हुआ है ये देखना पड़ेगा। हाँ, सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको, और ये तो हमें आंसर में हमेशा लिख के आने, मैं सिखाता हूं सभी बच्चों को, ये तो लिख के आना है, ठोक के आओ। FRF रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी और लीगल तरीके से, लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में तो कुछ चेंजेस नहीं हुए। अरे स्टैंडर्ड्स को और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है, लिख के आ सकते हो, हमेशा नंबर मिलेंगे बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आंसर एट लास्ट रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के लिए QQTM। सर रिसोर्सेस मतलब कितने लोग हैं मेरे पास स्टाफ में, आर्टिकल्स या पार्टनर्स या मैनेजर्स, तो मेरे एंगेजमेंट टीम की बात चल रही है, मेरी रिसोर्सेज का नेचर, एक्सटेंड, टाइमिंग की बात चल रही है। इसका मतलब यह है सर एंगेजमेंट टीम कितनी ले जानी है, सिलेक्शन, क्वांटिटी। सर उनको जो काम देना है, असाइन करना है मुझे काम, तो एक्सपीरियंस लोगों को ऑब्वियसली हायर रिस्क वाला काम देना है, मीन सर क्वालिटी पे ध्यान देना है मुझको। सर टाइमिंग की बात करेंगे, बजट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, और सभी काम को सर यहां पर मुझको मेंटेन करना पड़ेगा, करेक्ट। इसीलिए सर मैनेजमेंट बोला जाता है, टाइमिंग बोला जाता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोला जाता है, उन सभी को हम यहां पर बोलते हैं नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये सभी पॉइंट्स, चारों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इनके अंदर डिटेलिंग इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी कर दी है, ये पॉइंट सभी इंक्लूड किए जाते थे। क्वेश्चन किस नाम से आएगा, क्वेश्चन आएगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के रिलेटेड क्या कंसिडरेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपको ये चारों हेडिंग आप ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने पार्टी में देखा IC रॉबिन, ठीक है, पहले वो मोटा हुआ करता था, आई नो ऐसा बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, इट्स रॉन्ग, बट याद करने के लिए फॉर अ फन वे, नेट पे यानी कि इंटरनेट पे मैंने उसको देखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा ऐसे 300 यहां पर फिनिश होता है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है, वो हम आगे दूसरे ऐसे के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ में ऐसे 300 हमारा यहां पर फिनिश होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो हम यहां पर देखने वाले हैं, वो क्या है, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। पहली बार ऑडिट कर रहे हो वहां पर, तो ऑडिट पहले अगर नहीं हुआ है, आप ही स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्वालिटी का। मतलब जब क्लाइंट के साथ में ये रिलेशनशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 220 में क्वालिटी का ध्यान रखना। एक्सेप्टेंस लेवल जो है ना, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले देख लेना, कोई लिमिटेशंस तो नहीं है, आपका स्कोप को रोका तो नहीं जा रहा है, 220 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ाई करी है। ठीक है, और पहले जो पुराना ऑडिटर था ना, थोड़ा उससे कम्युनिकेट कर लेना कि क्या कुछ चेंजेस आए क्या आपके टाइम से हमारे टाइम्स में, कुछ कंप्लायंसेस हमें देखने पड़ेंगे क्या एथिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये बातचीत कर लेना। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट 501 सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सर 501 में स्पेसिफिक आइटम्स की बात चलती है, जैसे इन्वेंट्री के लिए ऑडिट एविडेंस कैसे लाना है, करेक्ट। सर उसके अलावा इन्वेंट्री के अलावा 2 पॉइंट और आते हैं जो हमने वहां पर पढ़ा था, और तीसरा पॉइंट सर वहां पर आता है सेगमेंट, करेक्ट। तो सर यहां पर सेगमेंट का उन्होंने कुछ नहीं 2-3 चीजें ऐड करी है कि सेगमेंट मीन सर जैसे रिलायंस है, रिलायंस के 6 सेगमेंट है,
वो पावर में भी है, वो टेलीकॉम में भी है, दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी है। तो जब रिपोर्टिंग हम करते हैं तो सेगमेंट के हिसाब से हर सेगमेंट का अलग रेवेन्यू, अलग एक्सपेंसेस आपको शो करने पड़ते हैं। तो वो सेगमेंट रिपोर्टिंग है, उससे रिलेटेड यहां पर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा एडिशंस किया है कि ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर लेना बेटा, सेगमेंट की इंफॉर्मेशन जो मिली है उसको प्रेजेंट कैसे करना है और उसको डिस्क्लोज कैसे करना है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग मेथड तो समझ लो कि सेगमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो कैसी है। इवेल्युएट वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब कि जो भी मेथड्स उन्होंने यूज करे हैं, जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, वो मुझे रिपोर्ट में दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वो आपको समझ में आएगा। यहां से आपने कैसे उन मेथड्स को टेस्ट किया है जरा वो देखना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करना और देखना कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बराबर है कि नहीं है। तो सर मैनेजमेंट ने जो मेथड्स यूज करे हैं उसको हम कैसे समझें, हमें समझना पड़ेगा सर कैसे समझें। तो मैनेजमेंट से डिस्कशन करो और इंपॉर्टेंट एरियाज देखिए, जैसे सर असेट्स, जैसे सर सेल्स। सर कंपैरिजन करेंगे बजट्स का, क्या बजट था, क्या रिजल्ट आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या परसेंटेज सेट हो रहा है। सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ में अगर हम देखें तो ऐसे कोई कॉमन अमाउंट्स तो नहीं है। जो इंटर सेगमेंट अमाउंट्स है उनको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। वन सेगमेंट टू अदर सेगमेंट क्या रॉ मटेरियल ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, ये रॉ मटेरियल बनाता है और ये फिक्स्ड गुड्स बनाता है, तो जरा संबंध रिलेशनशिप देख लेना। तो सेल्स है, ट्रांसफर्स है, उनका कॉस्टिंग है, उनका बजटिंग है, ये सब पॉइंट्स चेक करना। और पिछले साल में कैसा हुआ करता था, प्रायर पीरियड्स के साथ में क्या कंसिस्टेंसी है, डिस्क्लोजर्स बराबर हुए हैं, वो देख लेना, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। सिंपल, बस सेगमेंट रिपोर्टिंग में आपको ये दो बातों का ही ध्यान रखना है। मैं जनरली आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ज्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूं वीडियो को, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ अगला 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी है, कोई भी रिलेशनशिप देखना, इवेल्युएट करना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, करेक्ट, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। मीन सर आप हमेशा एग्जांपल देते हैं, जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये आपकी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बट उनकी जो सैलरी है वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो ऑडिटर को ये फाइनेंशियल के साथ में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कैलकुलेटर के अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं करना है बेटा, बाहर जाके हमको आउट ऑफ द बॉक्स नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। हमारे बिजनेस में हमारे बिल्डिंग का इतना रेंट है, तो क्या सेम फ्लोर पर दूसरे ऑफिसेस का भी इतना रेंट है? मतलब सर इसमें पूरे हमने 520 में देखा है, एंटिटी की इंफॉर्मेशन को इंडस्ट्री के साथ में रिलेट करिए, एंटिटी की इंफॉर्मेशन को प्रायर पीरियड के साथ में रिलेट करिए, इंडस्ट्री के साथ में प्रायर पीरियड के साथ में करो, जो बजट बनाया था उससे भी कंपेयर करो, करेक्ट। ये सब चीजें आपको कंपेयर करनी होती है। तो कुछ एक टेस्ट होता है रीजनेबलनेस का कि बराबर है कि नहीं, सब चीजें बराबर है कि नहीं, रीजनेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बैलेंसेस को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करते हैं। जैसे सर इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का अगर एक्सपेंस है तो मैं देखूंगा कि जो मैं इंटरेस्ट का पैसा दे रहा हूं, ठीक है, डिबेंचर्स पे, लोन्स पर एक्सेट्रा, दूसरी जगह इंटरेस्ट कितना है, मुझे उस पर ध्यान देना पड़ेगा, करेक्ट। उसके अलावा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है और कितना प्रोड्यूस हो रहा है, अरे कितना वेस्टेजेस हो रहे हैं, स्क्रैप का परसेंटेज क्या है मेरे मटेरियल कंजम्पशन के साथ में। मीन सर रॉ मटेरियल, वेस्टेजेस, स्क्रैप, मेरा प्रोडक्शन कितना है, हाँ सर WIP भी आ गया यहां पर, ठीक है, सेल्स भी आ गया, सेल्स के साथ में कमीशन देखेंगे, अरे कितना परसेंटेज है मेरा कमीशन सेल्स का, सेल्स वॉल्यूम के अगेंस्ट में, और फिर रेंटल रेवेन्यूज देखूंगा जो मेरे प्रेमाइसेस से आ रहे हैं। तो सर ये इस तरीके से हम सारा डिस्कशन कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हो, सारे पॉइंट्स याद कर सकते हैं आप, ठीक है। छोटी सी बात थी, रीजनेबल टेस्ट एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट 530 ऑडिट सैंपलिंग, चिंदी बहुत ही छोटा है। ऑडिट सैंपलिंग में एक सैंपलिंग यूनिट की डेफिनेशन को ऐड कर दिया गया है। सर सैंपल इतना बड़ा है, उसके अंदर सिंगल इंडिविजुअल आइटम्स को यूनिट बोलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इंडिविजुअल आइटम जो पूरा पॉपुलेशन बनाते हैं उनको सैंपलिंग यूनिट बोला जाता है। बस बहुत तरीके हैं सैंपलिंग यूनिट्स को बनाने के, बहुत सारे क्राइटेरियाज है, करेक्ट ना। हम बहुत सारे ब्लॉक्स में अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, हमने देखा है ना सैंपल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, एक ब्लॉक सैंपल के लिए क्रिएट किए जाते हैं, करेक्ट ना, वो उस तरीके से।
बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, मतलब सैंपलिंग यूनिट्स एक इंडिविजुअल आइटम जो होता है वो उसको हम सैंपलिंग यूनिट बोलते हैं। उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं और कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द सैंपल बिकम्स अ कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर इट इज ड्रॉन। मीन सर हमने एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा है, वो है रिप्रेजेंटेशन। जो भी सैंपल होता है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए मेरी पॉपुलेशन को। जो सैंपल का कंक्लूजन होगा वही मेरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन भी हो जाएगा। 530 गॉन, नाउ 580 द लास्ट स्टैंडर्ड। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अगर डाउट्स आ गए तो, उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट्स आ गए तो, मीन सर जो मैनेजमेंट है जो मुझे ये रिटर्न में लिख के दे रही है कि सब कुछ सही है, सर अगर वो बंदे के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो, उस बंदे के अंदर अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो, एथिकल वैल्यूज नहीं है तो, आपको डाउट आ गया ना कि इन्होंने, इनको खुद को ही नॉलेज नहीं है तो ये मुझे क्या लिख के देंगे। तो अगर ऑडिटर को ऐसा डाउट आ रहा है, उसको ऐसे कंसर्न्स है रिलायबिलिटी के ऊपर, ठीक है, तो वो ऑडिट एविडेंस के ऊपर डाउट आ गया, इन जनरल ऑडिट एविडेंस खतरे में आ गए ना, तो भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ में क्या करेंगे। मींस व्हेन आवर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डजंट मैच विद आवर ऑडिट एविडेंसेस, इन दैट केस ऑडिटर अपने हाथ पीछे खींच सकता है। मैटर को रिजॉल्व करने के लिए पहले तो वो मैनेजमेंट से बातचीत करेगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो अपना हाथ पीछे खींच सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात, वो बोल सकता है कि मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट कंटिन्यू, एप्रोप्रिएट एक्शंस लूंगा वरना मैं 705 के अंदर अपना ओपिनियन दे दूंगा। ठीक है, सो ये 580 हो गया। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। मैंने जितने आपको बोले थे 230, 300, 501, उसके अलावा हमने डिस्कशन करा है 520, 530 एंड 580। ना कुछ टॉपिक्स है जो आपको कुछ चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड करने हैं, मैं यहां पर स्टडी नहीं करवा रहा हूं बट आपको इंपॉर्टेंट मार्किंग्स दे रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला था सेल्फ रीड कीजिएगा। IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर बैंक्स का ऑडिट कैसे किया जाता है, उसके अंदर टाइप ऑफ बैंक्स, एडवांसेस के क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। और कुछ पेनल्टीज है जो आपको देखना है। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की पेनल्टी 140 के अंदर, जब ऑडिटर रिजाइन खुद कर सकता है बट अगर वो 140 को फॉलो नहीं करता है तो कुछ पेनल्टी लगती है, वो आपको देखना पड़ेगा। 134 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट की साइनिंग से रिलेटेड सेक्शन है। अगर हमने फ्रॉड किया तो वहां चेंजेस हो जाएंगे और आपको अंदर पेनल्टी लग जाएगी। फ्रॉड से रिलेटेड पेनल्टी आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड सेक्शन 147 पूरा द कंपनी ऑडिट है, 146 तक सभी सेक्शंस के ऊपर पेनल्टी लगती है 147 के अंदर। ठीक है, इन सभी पेनल्टीज में कुछ चेंजेस आए हैं, वो सब नवंबर 16 के अंदर, सॉरी नवंबर 2021 से अप्लाई होंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। May 21 अटेम्प्ट के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने सब अपडेटेड ही पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको सब पुरानी जो पेनल्टीज है वही लगेगी। जैसे कि यहां पर 134 के अंदर पेनल्टी थी कि 5 लाख तक पेनल्टी लगती है, ठीक है, तो उसको कम करके यहां पर 3 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इंप्लॉइज के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर जो पेनल्टी लगती थी उसको एकदम मैक्सिमम हटा के कम कर दिया गया है। आपको वो नहीं देखना है। आपके मॉड्यूल में जो अपडेटेड ICAI ने मटेरियल दिया है उसमें सही पेनल्टीज है, तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें मैंने यहां पर बताई है आप वो ध्यान रख के इन सभी को, इन सेक्शंस को छोड़ना मत और ये पेनल्टीज ही आप पढ़ लीजिएगा। सो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर हम समराइज करने की कोशिश करें और हम यहां पर देखें कि हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, तो जितने भी CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं May 21 अटेम्प्ट के लिए, उनको ऑडिट सब्जेक्ट के लिए ध्यान रखना है कि आपका कारो 2020 अप्लाई नहीं होगा, 2016 ही अप्लाई होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर यहां पर अपडेशंस हुए हैं वो मैंने आपको यहां पर बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कौन कौन से अपडेट्स हमने देखे हैं, ऐसे 230 के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखे हैं, 300 हमने ऐसे देखा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के अंदर कि स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आपको किन कंसिडरेशंस का ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने देखा है 501 के अंदर सेगमेंट रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है, करेक्ट। उसके बाद में हमने छोटे छोटे सेक्शन देखे हैं, जैसे कि एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर मैंने कवर करवाया है रीजनेबलनेस टेस्ट। रीजनेबलनेस टेस्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन 530 के अंदर छोटी सी बात थी सैंपलिंग यूनिट। एंड 580 मींस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने देखा है कि अगर आपको रिलायबिलिटी पे डाउट आ रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा। इस तरीके से स्टैंडर्ड्स को हमने कवर किया है। स्टैंडर्ड्स के बाद में कुछ पेनल्टीज मैंने आपको बताई है जो आपको ध्यान में रखनी है।
पेनल्टीज में जो भी चेंजेस है बिलीव मी वो नवंबर 21 से होने वाले हैं, ठीक है। आपके पास जो आईसीआई की अभी अमेंडेड मॉड्यूल है जो आप रेफर कर रहे हैं वही बराबर है, जो मई 21 के लिए पढ़ रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, टेंशन मत लेना, सब पेनल्टीज आपने सही पढ़ी है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 12, 6 के अंदर आईएफसी आप मिस मत करना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, एंड 12 ऑडिट ऑफ बैंक्स, एडवांसेस, ये सब टॉपिक आप देख लेना है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा, काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, कम टाइम में कवर करने की कोशिश करी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।